दोस्तों रिसेंटली मैंने वेपन्स नाम की एक अमेरिकन हॉरर मिस्ट्री फिल्म देखी है जिसे जैक क्रैगर ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म लास्ट वीक ही थिएटर्स में रिलीज हुई है एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि ये इस साल की वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवीज में से एक है। इसलिए आई वुड रिकमेंडेड कि आपको ये मूवी एक बार तो देखनी ही चाहिए। रेटिंग्स की बात की जाए तो ये फिलहाल फ्लक्चुएट हो रही है, स्टिल रिकॉर्डिंग के टाइम पे IMDb पे इसे मिले 9.1 स्टार्स आउट ऑफ 10 विद एन ऑडियंस स्कोर ऑफ 92%। तो आज की वीडियो में हम वेपन्स मूवी की कहानी को जानते हुए इस मूवी के शुरू से लेकर एंड तक हर एक राज खोलेंगे और इस मूवी में जिस रिचुअल का इस्तेमाल किया गया है उस पर भी बात करेंगे। तो एंड तक बने रहें। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिल्म के स्टार्टिंग में हम एक बच्चे की वॉइस ओवर सुन पाते हैं हु वॉज सेइंग कि 2 साल पहले मेब्रुक पेंसिल्वेनिया में एक रात 2:17 पे 17 बच्चे अपने घर से दौड़ते हुए भागे और फिर उनका कोई पता नहीं चला। यहाँ हैरानी की बात ये थी कि ये 17 गायब होने वाले बच्चे मेब्रुक एलिमेंट्री स्कूल के एक ही क्लास के बच्चे थे। उस क्लास में कुल 18 बच्चे थे जिनमें से 17 गायब हो गए और बचा तो सिर्फ एक बच्चा जिसका नाम था एलेक्स। उस क्लास के टीचर जस्टिन गैंडी अगले दिन अपने क्लास में सिर्फ एलेक्स को बैठा पाती है और ऐसे में सी वॉज शॉक्ड। अब गायब हुए बच्चे के पेरेंट्स क्लास टीचर जस्टिन पे ही इल्जाम डाल रहे थे कि वही बच्चों को ऐसा कुछ सिखाई होगी जिससे बच्चे ऐसी हरकतें किए हैं। तुरंत ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है जिसमें जस्टिन से पूछताछ होती है, देन एलेक्स से भी काफ़ी पूछताछ होती है। लेकिन इन दोनों का कहना था कि उन्हें इस हादसे के बारे में कुछ भी नहीं पता। पुलिस को भी कुछ पता नहीं चल रहा था सिवाय इस बात के कि वो सारे 17 बच्चे रात के ठीक 2:17 पे दौड़ के भागे थे क्योंकि कुछ घर में सेफ्टी अलार्म्स थे जो कि सेम टाइम पे रिंग किए थे। देन कुछ घर में सीसीटीवी कैमरास भी थे जिसमें क्लियरली दिख रहा था कि ये बच्चे दौड़ते हुए भागे थे और इनके दौड़ने का स्टाइल भी थोड़ा अलग था, मतलब नारुतो रन जैसा। दोस्तों ये थी मूवी की सेटअप और इस पॉइंट पे फिल्म हमें अलग अलग कैरेक्टर्स के प्रोस्पेक्टिव से दिखाई जाएगी और मैं भी आपको उसी वे में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले कहानी हमें क्लास टीचर जस्टिन के नज़रिए से दिखाई जाती है जहां सभी गायब बच्चे के पेरेंट्स जस्टिन पे इल्जाम डाल रहे थे और स्कूल का प्रिंसिपल एंड्रयू मार्कस यहां जस्टिन को डिफेंड करता है, सेइंग कि इन सब में जस्टिन का हाथ नहीं है। लेकिन एक पेरेंट जिसका नाम आर्चर ग्राफ था वो पूरा का पूरा इल्जाम जस्टिन पर डाल रहा था। इस मीटिंग के बाद जस्टिन अल्कोहल लेने शॉप पर जाती है जहां जेम्स नामक एक ड्रगिस्ट बंदा उसे कुछ पैसे मांगता है। इस जेम्स बंदे को आप याद रखिएगा, जस्टिन उसे इग्नोर करके किसी तरह घर जाती है क्योंकि जस्टिन को डर था कि कोई पेरेंट गुस्से में उस पर हमला ना कर दे। इनफैक्ट कुछ पेरेंट तो अननोन नंबर से कॉल करके उसे धमकाने भी लग गए थे। अब अगली सुबह जस्टिन पाती है कि उसके कार पे किसी ने पेंट से बड़ा सा विश लिख दिया था। ऐसे में जस्टिन पुलिस में कंप्लेंट डालती है और यहाँ हम पॉल नाम के एक पुलिस ऑफिसर से मिलते हैं जो कि जस्टिन से क्लोज है, मतलब दोनों एक दूसरे को हाई करते हैं। ना स्कूल में जस्टिन एलेक्स से बात करना चाहती थी लेकिन प्रिंसिपल मार्कस साफ मना करते हैं, कहते हैं क्योंकि एलेक्स उनकी क्लास में अकेला बच्चा था जो कि गायब नहीं हुआ था। तो ऑलरेडी एलेक्स से बहुत ही इंटेरोगेशन हो चुकी है पुलिस से एंड मैनी डिपार्टमेंट से। मोर ओवर पेरेंट्स के प्रेशर में मार्कस जस्टिन को काम छोड़ के ब्रेक पे जाने कहता है वरना माहौल बिगड़ सकता है। ना चाहते हुए भी जस्टिन को ब्रेक पे जाना पड़ता है लेकिन जस्टिन यहाँ एलेक्स को फॉलो जरूर करने लग गई थी। उस रात जस्टिन एक बार में जाती है जहां पॉल उससे मिलने आता है। इनके बीच रिसेंट इवेंट को लेकर बातें होती है और जस्टिन क्लियरली ड्रंक थी। इनफैक्ट वो पॉल को भी पिलाना चाहती थी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पॉल भी ड्रिंक कर लेता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ सो लेते हैं। और यहाँ अजीब बात ये थी कि पॉल ऑलरेडी शादीशुदा था। जी हाँ दोस्तों, पॉल की वाइफ का नाम डॉना है और ये बात जस्टिन को भी पता है। स्टिल ये दोनों इंटीमेट हुए, इनफैक्ट ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। अब अगले दिन जस्टिन फिर से एलेक्स का पीछा करती है और वो एलेक्स से बात करने की कोशिश करती है लेकिन एलेक्स जस्टिन को उसका पीछा करने से ना सिर्फ मना करता है बल्कि वो दूर भागता है। जस्टिन फिर भी हार नहीं मानती और वो एलेक्स के घर पर जाती है। वहाँ नॉक करने पे कोई दरवाज़ा नहीं खोलता और ऐसे में जस्टिन नोटिस करती है कि घर के हर एक विंडो को पेपर से कवर कर दिया गया था। जस्टिन को एक विंडो में थोड़ा गैप दिखता है और वहाँ से अंदर झाँकने पे जस्टिन एलेक्स के पेरेंट्स को अजीब तरह के ट्रांस स्टेट में सोफा पे मूर्ति की तरह पाती है। ये देख जस्टिन डर जाती है
और तुरंत प्रिंसिपल मार्कस को कॉल करती है सेइंग कि मार्कस को एलेक्स के घर पर चेकिंग करनी चाहिए इन अ लीगल वे, एटलीस्ट वो देख सके कि एलेक्स सेफ है या नहीं। अब उस रात जस्टिन एलेक्स के घर के बाहर ही अपने कार में होती है ताकि वो घर पर नजर रख सके। देर रात जस्टिन की आंख लग जाती है, तभी एलेक्स का घर का दरवाजा खुलता है और घर से एलेक्स की माँ अपने हाथ में सीजर लिए एकदम अजीब तरह से चलते हुए जस्टिन के कार तक आती है। देन वो छुपके से कार में घुस के जस्टिन के थोड़े से बाल काट लेती है। जस्टिन जो कि सो रही थी उसे कुछ भी पता नहीं चलता। अब यहाँ से पर्सपेक्टिव चेंज होती है, यानी अब कहानी आर्चर ग्राफ नाम के बंदे के नजरिए से दिखाई जाएगी और आर्चर ग्राफ का बेटा मैथ्यू भी गायब हुआ है। आर्चर वही बंदा है जो कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जस्टिन पे चिल्लाया था। देन जब जस्टिन लिकर शॉप में गई थी तो आर्चर उसका पीछा किया था। आर्चर ने जस्टिन की कार पे पेंट से विच लिखा था और जस्टिन पे नजर रख रहा था क्योंकि उसे जस्टिन में शक था। आर्चर बार बार पुलिस से पूछता है कि क्या उसका बेटा मिला, लेकिन पुलिस के पास कोई भी अपडेट नहीं होती है। ऐसे में आर्चर खुद बार बार अपने बेटे मैथ्यू के भागने वाली वीडियो देखता है क्योंकि उसके घर के बाहर भी कैमरा था जिसमें मैथ्यू की भागने की वीडियो रिकॉर्ड हुई थी। इस वीडियो में मैथ्यू अगेन पर्टिकुलर स्टाइल में भागा था, मतलब वो नारुतो रन होता है ना वैसा कुछ, और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही भागा था। आर्चर तुरंत टाउन मैप में अपने घर से मैथ्यू के भागने वाले डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करता है। इसके बाद आर्चर एक और विक्टिम फैमिली के घर पे जाके उनकी सीसीटीवी फुटेज चेक करता है एंड देन उनकी बेटी बेली की भागने की डायरेक्शन देखता है। देन वो मैप में उनके घर से एक लाइन ड्रॉ करता है और ये दोनों लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है। इसका मतलब ये दोस्तों कि भागने वाले बच्चे इसी इंटरसेक्शन पॉइंट की ओर गए हैं और शायद वहीं कहीं आसपास है। अब ये सब रिसर्च करते वक्त एकदम से आर्चर को जस्टिन की कार दिखती है और जस्टिन एक गैस स्टेशन में फ्यूल लेने खड़ी थी। आर्चर तुरंत जस्टिन के पीछे जाके उस पर चिल्लाना शुरू करता है, लेकिन तभी एकदम से हम प्रिंसिपल मार्कस को देखते हैं जो कि बच्चों की तरह ही अजीब वे में दौड़ रहे थे। इतना ही नहीं, वो एकदम लहूलुहान थे और लग रहा था मानो वो किसी ट्रांस स्टेट में है। देन वो भागते हुए सीधा जस्टिन पर हमला कर देते हैं। आर्चर यहाँ उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मार्कस को देख के लग रहा था मानो वो किसी के वश में हो और उनका सिर्फ एक ही मकसद है, दैट इज जस्टिन को खत्म करना। जस्टिन किसी तरह स्टोर के अंदर भागती है और मार्कस आर्चर से बच के जस्टिन के पीछे भागता है। इन शॉर्ट, यहाँ आर्चर और जस्टिन मिलकर किसी तरह मार्कस को रोकने की कोशिश कर रहे थे और मार्कस को देख के तो ऐसा ही लग रहा था मानो उस पर वशीकरण हुआ है। यहीं पर ये वाली सीन कट हो जाती है। अब दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जस्टिन और आर्चर दोनों को थोड़े नाइटमेयर्स आए थे ड्यूरिंग देयर पर्सपेक्टिव, और दोनों के जो नाइटमेयर्स थे उसमें एक अजीब बूढ़ी औरत दिखाई देती थी जो कि क्लाउन जैसे दिख रही थी। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो इसके बाद पर्सपेक्टिव चेंज होता है जहाँ कहानी ऑफिसर पॉल के नजरिए से देखेंगे। ऑफिसर पॉल की बीवी टाउन से बाहर गई होती है और वो पुलिस स्टेशन जाता है। ये वही दिन है दोस्तों जब जस्टिन पुलिस स्टेशन गई थी क्योंकि उसे कार पे कोई विच पेंट कर गया था। जस्टिन और पॉल की नज़र मिलती है, दोनों एक दूसरे को हाय कहते हैं और इसके बाद पॉल अपनी ड्यूटी पे कार से निकलता है। रास्ते में उसे वही ड्रगिस्ट जेम्स दिखाई देता है जो कि किसी घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में पॉल जेम्स को चेस करता है और फाइनली उसे अरेस्ट करता है। नौ सर्च के दौरान पॉल जेम्स की जेब में हाथ डालता है और पॉल को एक नीडल चुभ जाती है। ये जरूर जेम्स की ड्रग्स लेने वाली नीडल होगी और गुस्से में पॉल जेम्स को पंच कर देता है। अब दोस्तों, पॉल का ये असॉल्ट उसके कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हो चुकी थी, यानी कि अगर ये रिकॉर्डिंग कोई हायर ऑफिसर देख लेता है तो पॉल पे असॉल्ट का इल्जाम लग जाएगा और इससे उसकी नौकरी भी जा सकती है। इसलिए पॉल यहाँ जेम्स से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर शर्त यह है कि आज वाली घटना के बारे में तुम किसी को मत बोलना और इस टाउन में दोबारा मत दिखना। जेम्स तुरंत फ्री होकर भाग खड़ा होता है। इसके बाद ही पॉल को जस्टिन का मैसेज आया था, फॉलोइंग विच पॉल बार में जस्टिन से मिला और दोनों उस रात इंटीमेट भी हुए थे। अगली सुबह पॉल अपने घर जाता है जहां उसे पता लगता है कि उसकी बीवी डोना जल्दी घर वापस आ गई थी। डोना पॉल को बाहर से आता देखती है और वो समझ जाती है कि जरूर पॉल उस पर चीट किया है विद जस्टिन। इससे डोना भड़क जाती है और वो एक दुकान में जस्टिन पर हमला कर देती है। जस्टिन किसी तरह डोना के अटैक से बचती है और दुकान वाला डोना को संभालता है। वहीं पॉल अपने पुलिस स्टेशन जाता है और असॉल्ट वाली बात अपने कैप्टन को बताता है। कैप्टन ये कहते हैं कि जेम्स अगर उसकी कंप्लेन ना करे तो पॉल को कुछ नहीं होगा और जो वो रिकॉर्ड फुटेज है वो 1 महीने में अपने आप हट जाएगा।
ये सब बात के बाद पॉल पुलिस स्टेशन के बाहर निकलता है, जहां वो जेम्स को पुलिस स्टेशन की तरफ आता देखता है। जी हाँ दोस्तों, जेम्स को देख वो एकदम भड़क जाता है, सेइंग कि मैंने तुम्हें वापस आने से मना किया था। एंड देन पॉल उसका पीछा वापस शुरू करता है। इस पॉइंट पे कहानी वापस ब्रेक करती है और अब हम जेम्स के पर्सपेक्टिव से कहानी को देखेंगे। तो जेम्स एक ड्रगिस्ट है जो ड्रग्स खरीदने के लिए हजार झूठ बोलता है और छोटी मोटी चोरी भी करता है। वो जस्टिन से भी उस रात पैसे मांग रहा था जब जस्टिन अल्कोहल लेने दुकान में गई थी। अब चोरी करने के लिए वो एक घर में घुसने की कोशिश कर रहा था और पॉल उसे पकड़ लिया था। पॉल से छूटने के बाद जेम्स डिसाइड करता है कि वो कुछ छोटा मोटा सामान चोरी करके शॉप में बेच देगा, देन उसे जो थोड़े बहुत पैसे आएंगे उसे नशे के सामान खरीद लेगा। इसी सिलसिले में जेम्स एलेक्स के घर की तरफ जाता है, जहां वो छुपके से घर में घुस जाता है। इन केस अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो एलेक्स वही एकमात्र बच्चा है जो अपनी क्लास से गायब नहीं हुआ था। सो यस, जेम्स एलेक्स के घर में छोटी मोटी चीजें चुराना शुरू करता है, लाइक सजाने के आइटम्स, सीडीज एंड ऑल। तभी एकदम से जेम्स देखता है कि एलेक्स के पेरेंट्स वही सोफे में बैठे हुए थे और वो एकदम मूर्ति की तरह थे। आई मीन वो हिलडुल भी नहीं रहे थे, एज इफ किसी तरह के ट्रांस स्टेट में हो। जेम्स इन्हें इग्नोर करके घर के बेसमेंट में जाता है, जहां वो गायब हुए 17 बच्चों को ट्रांस स्टेट में खड़ा पाता है। जी हाँ दोस्तों, जेम्स वॉज शॉक और इस मोमेंट पे एलेक्स के पेरेंट्स एकदम से जेम्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। जेम्स यहाँ किसी तरह घर से भाग जाता है। अब बाहर स्ट्रीट्स पे जेम्स मिसिंग बच्चों के पोस्टर को देखता है और यहाँ रिवॉर्ड था $50,000। पैसे के लालच में जेम्स पुलिस को कॉल करके कहता है कि उसे बच्चों की लोकेशन पता है। पुलिस जेम्स से कहती है अगर वो सीरियस है, मजाक नहीं कर रहा, तो पुलिस स्टेशन आके रिपोर्ट करे और उसे रिवॉर्ड मिल जाएगा। ऐसे में जेम्स पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन वहाँ बाहर ही उसे पॉल मिल गया था, जो कि वापस जेम्स को चेस करना शुरू कर दिया। जेम्स भागते हुए जंगल में जाता है, जहाँ उसे भी वही क्लाउन जैसी बुढ़िया दिखती है जो कि उसे बुला रही थी। जेम्स यहाँ एक टेंट में छुप जाता है, लेकिन कोई तो उसके टेंट को बाहर से ओपन करने लगता है। जेम्स इंजेक्शन से इस इंसान पे हमला करता है और ये इंसान इंस्पेक्टर पॉल निकलता है। इस हमले से पॉल पूरी तरह भड़क उठा था और वो जेम्स को अरेस्ट करके अपने कार में डालता है। नाउ जेम्स बचने के लिए पॉल को बताता है कि उसे गायब हुए बच्चों की लोकेशन पता है। जेम्स पॉल को एलेक्स के घर तक ले जाता है और पॉल यहाँ जेम्स को कार में ही बंद करके घर की छानबीन करने लग जाता है। पॉल घर के अंदर जाता है और काफी देर रात तक बाहर नहीं आता। जेम्स कार के अंदर ही वेट कर रहा था और फिर देर रात एकदम से पॉल ट्रांस स्टेट में या हिप्नोटाइज स्टेट में बाहर आता है और जेम्स को खींच के एलेक्स के घर के अंदर ले जाता है। यहीं पे सीन कट होती है। अब दोस्तों यहाँ से चीजें हमें प्रिंसिपल मार्कस के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाएगी। अगर आपको याद हो, जस्टिन मार्कस को फोन करके बोली थी कि मार्कस को एलेक्स के घर की लीगल वे में चेकिंग करनी चाहिए टू सी कि एलेक्स ओके है या नहीं। ये बात मार्कस के दिल में रह गई थी और ऐसे में वो एलेक्स के पेरेंट्स को स्कूल बुलाता है। यहाँ स्कूल में एक अजीब सी क्लाउन टाइप दिखने वाली औरत आती है जो कि खुद को एलेक्स की आंटी बताती है और इनका नाम ग्लैडिस है। ये क्लाउन टाइप औरत काइंड ऑफ वही है जिसके नाइट में जस्टिन और आर्चर को आए थे। इनफैक्ट जेम्स को भी दिखी थी जंगल में। ग्लैडिस का कहना था कि एलेक्स के पेरेंट्स बहुत बीमार हैं और वो मार्कस से मिलने नहीं आ सकते। ऐसे में मार्कस कहता है कि उसे एलेक्स के पेरेंट्स से ही मिलना है या फिर उसे खुद एलेक्स के घर पे आके सब कुछ चेक करना होगा, वरना उसे चाइल्ड सर्विस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ये सुनकर ग्लैडिस बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अब अगले सीन में हम मार्कस को अपने हस्बैंड के साथ घर पे देखते हैं। जब एकदम से ग्लैडिस इनके घर पे आती है, वो बिन बुलाए मेहमान की तरह घर में घुस जाती है। देन एक बाउल ऑफ वाटर मांगती है। इसके बाद ग्लैडिस इनके सामने एक अजीब तरह की लकड़ी निकालती है, काइंड ऑफ लाइक अ प्लांट स्टेम, जिसमें कई कांटे थे। इस टहनी में मार्कस के ऑफिस का एक छोटा सा फ्लैग का कपड़ा बंधा हुआ था, जो कि ग्लैडिस मार्कस के स्कूल से ली होगी। उसके बाद एकदम से ग्लैडिस टहनी के कांटों से अपने हाथ को काटती है, देन खून से पूरे स्टेम को रगड़ती है। अब इससे पहले मार्कस या उसका हस्बैंड ग्लैडिस को रोकता, वो एक छोटी सी बेल बजाती है, जिससे मार्कस का एकदम से वशीकरण हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, मार्कस अब ग्लैडिस के बस में था। इसके बाद ग्लैडिस यहाँ मार्कस के हस्बैंड का बाल काटती है, टहनी पर डालती है और फिर टहनी को तोड़ देती है। टहनी के टूटते ही मार्कस वशीकरण वाले हालत में ही अपने पति पे हमला कर देता है। ये हमला इतना भयानक था कि इसमें मार्कस का पति तो समाप्त होता ही है, साथ ही साथ मार्कस भी पूरी तरह से इंजर्ड हो गया था। देन ग्लैडिस उस लकड़ी को पानी में डाल देती है, जिससे मार्कस रुकता है। बेसिकली
ग्लैडिस किसी पे भी वशीकरण कर सकती थी और वशीकरण किए गए आदमी का इस्तेमाल करके वो किसी और को टारगेट कर सकती है, जैसे टारगेट वेपन या गाइडेड मिसाइल होता है ना, वैसा ही कुछ। इस पॉइंट पे ग्लैडिस मार्कस को जस्टिन में छोड़ देती है यूजिंग जस्टिन हेयर। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया था ना कि एलेक्स की माँ जस्टिन के बाल काट के ले गई थी, एंड दिस इज ऑल्सो प्रूफ कि ग्लैडिस ही एलेक्स के पेरेंट्स को भी अपने वश में करके रखी थी। खैर, तो इसके बाद ही मार्कस हिप्नोटाइज हालत में नरूतो रन करते हुए पेट्रोल पंप तक गया जहाँ वो जस्टिन पे हमला कर दिया। उस टाइम जस्टिन के साथ आर्चर भी था और इनके बीच हाथापाई शुरू हुई। जस्टिन किसी तरह कार में भागी और मार्कस उसी हालत में अजीब तरह से दौड़ते हुए जस्टिन की कार के पीछे भागा। आर्चर भी इनका पीछा करता है और तभी एक गाड़ी मार्कस को ठोक देती है, जिससे मार्कस का सर फट जाता है और वो वहीं मर जाता है। इस घटना के बाद आर्चर को यकीन हो गया था कि जस्टिन बच्चों को गायब नहीं किए, रेदर वो भी एक विक्टिम ही है। इसलिए दोनों मिलते हैं, सुलह करते हैं और मिलकर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर बच्चे कहाँ हैं। आर्चर जस्टिन को अपना मैप दिखाता है और कहता है कि बच्चे शायद से इसी इंटरसेक्शन पॉइंट के आसपास ही होंगे। ये देख के जस्टिन तुरंत कहती है कि मैप में इस जगह पे तो एलेक्स का घर है। ऐसे में ये दोनों कार लेके एलेक्स के घर के बाहर जाते हैं और नज़र रखने लगते हैं। यहाँ अगेन सीन चेंज होता है और अब कहानी हमें एलेक्स के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती है, मतलब एकदम स्टार्ट से, जब बच्चे गायब नहीं हुए थे। तो एलेक्स अपने माता पिता के साथ रहता था, रोज स्कूल जाता था और स्कूल में थोड़ा बुली भी होता था। एक दिन एलेक्स के पिता उसे बताते हैं कि घर पर उनकी माँ की आंटी ग्लैडिस रहने आ रही है, जो कि बहुत बीमार है और उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। उस रात एलेक्स देखता है कि उसकी मॉम की आंट ग्लैडिस घर पे आती है, जो कि बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी और एकदम मरने वाली हालत में थी, और वो अपने साथ एक अजीब सा प्लांट भी लेके आई थी। अब अगली सुबह एलेक्स स्कूल जाता है और स्कूल की जब छुट्टी होती है तो उसके पापा उसे पिक करने नहीं आते। ऐसे में एलेक्स पैदल ही घर वापस आता है। घर वापस आने पे वो अपने पेरेंट्स को एकदम हिप्नोटाइज स्टेट में पाता है, जो कि डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। एलेक्स के पेरेंट्स रोबोट की तरह उससे बातें कर रहे थे और ये देख एलेक्स समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी एलेक्स के सामने ग्लैडिस आती है, जो कि अब पहले से यंग और हेल्दी दिख रही थी। हम व्यूअर समझ पाते हैं कि एलेक्स के पेरेंट्स अब ग्लैडिस के बस में है। अगर एलेक्स ये बात बाहर किसी को बताएगा तो उसके पेरेंट्स नहीं बचेंगे। ये कह के ग्लैडिस वही कांटों वाले स्टेम को निकालती है और फिर उस पर अपना खून रगड़ के सेम रिचुअल करती है। देन एकदम से एलेक्स के पेरेंट्स फोक को, कांटा चम्मच होता है ना, उसे उठा के खुद के ही चेहरे पे चोट पहुंचाने लगते हैं। एलेक्स उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर दोनों नहीं रुकते। फाइनली ग्लैडिस उनकी लकड़ी को तोड़ के पानी में डालती है, जिससे दोनों रुकते हैं। बेसिकली ये करके ग्लैडिस एलेक्स को डरा रही थी, क्योंकि अगर एलेक्स उसके बारे में बाहर किसी को बताता है तो ग्लैडिस एलेक्स के पेरेंट्स को एक झटके में मार सकती है। इसके बाद एलेक्स ग्लैडिस को घर में रिचुअल परफॉर्म करते हुए देखता है और ग्लैडिस जो एक प्लांट घर पे लाई थी ना, इसी प्लांट के स्टेम से वो लोगों पे वशीकरण करती थी। वशीकरण के लिए ग्लैडिस को लोगों के कुछ पर्सनल आइटम्स चाहिए होती थी, जैसे उनका बाल या कपड़ा या उनका कोई भी पर्सनल सामान चलेगा। इस रिचुअल की मदद से ग्लैडिस वशीकरण किए गए लोगों की एनर्जी में फीड करती थी, यानी उनकी लाइफ फोर्स को छीनती थी, ताकि वो खुद यंग और हेल्दी दिख सके या बनने लगे। एलेक्स यहाँ चुपचाप स्कूल जाता, वापस आता, मार्केट से फूड की शॉपिंग करता और वो अपने पेरेंट्स को समहाउ बीन्स वगैरह खिला के जिंदा रख रहा था, वरना उसके पेरेंट्स तो हिलते तक नहीं थे। वहीं ग्लैडिस यंग होने लग रही थी, लेकिन अचानक से ग्लैडिस वापस से बीमार पड़ने लगती है और वो एलेक्स से कहती है कि अगर एलेक्स क्लास के अपने सभी बच्चों का कोई पर्सनल ऑब्जेक्ट ला के ग्लैडिस को देगा तो ग्लैडिस एलेक्स और उसके पेरेंट्स को ठीक करके यहाँ से चली जाएगी। ऐसे में एलेक्स अपने क्लास के सभी बच्चों के ट्रे लेबल्स यानी नेम स्टिकर्स होते हैं ना, ट्रे पे लगे हुए, उनको चुरा लेता है। उस रात ग्लैडिस इस स्टिकर्स की मदद से रिचुअल करती है और रात के ठीक 2:17 में रिचुअल कंप्लीट होता है। देन ग्लैडिस एक घंटी बजाती है और घंटी बजते ही वो 17 बच्चे अपने अपने घर से भागते हुए सीधा एलेक्स के घर पे आते हैं एंड देन बेसमेंट में जाकर खड़े हो जाते हैं। सो यस, इस तरह से ही 17 बच्चे गायब हुए थे। अब इस घटना के बाद काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हुआ, जिसमें एलेक्स के साथ ग्लैडिस ही रहती थी और एलेक्स डर से अपना मुंह नहीं खोलता था। पुलिस भी एलेक्स के घर पे छानबीन करने आई थी,
लेकिन ग्लैडिस उस टाइम पर ना कि घर साफ कर ली, बल्कि वो 17 बच्चों को फॉरेस्ट में छुपा दी थी। चेकिंग के बाद वो सारे बच्चे वापस बेसमेंट में आके खड़े हो गए, क्योंकि वो तो ग्लैडिस के ऑर्डर को ही मान रहे थे। बाय द वे, पॉल और जेम्स भी इसी रिचुअल के कारण वशीकरण में आ चुके हैं। मतलब वो लोग घर के अंदर गए थे ना, तो ग्लैडिस उन पे भी रिचुअल कर दी होगी। अब वो दोनों भी एलेक्स के घर के अंदर ही खड़े हैं। ग्लैडिस यहाँ घर के अंदर सॉल्ट यानी नमक की एक लाइन बना देती है, जिसे वो एलेक्स को क्रॉस करने से मना करती है। अब इस पॉइंट पे जितने भी सारे पर्सपेक्टिव या टाइमलाइन है वो एक जगह मिल चुके हैं, और यहाँ से कहानी अब एकदम लीनियर रहेगी। नाउ करेंटली एलेक्स के घर के बाहर आर्चर और जस्टिन खड़े हैं। पॉल यहाँ ग्लैडिस के कहने पर घर के बाहर जाता है और इशारे से जस्टिन को अंदर बुलाता है। ऐसे में जस्टिन और आर्चर घर के अंदर आते हैं, और जैसे ही वो लोग सॉल्ट यानी नमक वाली लाइन को क्रॉस करते हैं, हिप्नोटाइज पॉल और जेम्स इन पे हमला कर देते हैं। ये लोग किसी ज़ॉम्बी की तरह जस्टिन और आर्चर पे हमला कर रहे थे, और इन्हें कितना भी मारो ये फिर से उठ खड़े होते थे। आखिर में जस्टिन पॉल के गन से उसके सिर में गोली मारती है, जिससे पॉल खत्म होता है। देन वो जेम्स के सिर पे गोली मार के उसे भी खत्म कर देती है, जिससे आर्चर बच जाता है। इन सीन को देख के हम समझ पाते हैं कि वशीकरण वाले लोगों को सिर्फ सर पे मार के ही खत्म किया जा सकता है। नाउ आर्चर बेसमेंट में जाता है, जहाँ उसे 17 बच्चे ट्रांस स्टेट में खड़े मिलते हैं। वो अपने बेटे मैथ्यू को ढूंढने लगता है, और तभी एकदम से ग्लैडिस आती है और उसके बाल काट लेती है। देन ग्लैडिस आर्चर को वश में कर लेती है, जिससे आर्चर जाके जस्टिन पे ही हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स घर में ही अपने कमरे में था, और वो एक सॉल्ट लाइन को क्रॉस करता है, जिसके पार उसके पॉजेस्ड पेरेंट्स थे। ऐसे में उसके पेरेंट्स उसे ही मारने दौड़ते हैं, और एलेक्स भागते हुए ग्लैडिस के उस कमरे में पहुंच जाता है जिसमें वो रिचुअल करती थी। यहाँ वो ग्लैडिस के प्लांट में से एक स्टेम तोड़ता है। देन ग्लैडिस के विक से उसका ही बाल निकालता है। फिर वो स्टेम पे अपना खून डालकर स्टेम को तोड़ देता है। जी हाँ दोस्तों, एलेक्स यहाँ ग्लैडिस को देख के उसका ही रिचुअल सीख चुका था, और यहाँ वो रिचुअल ग्लैडिस पे ही कर दिया था। ऐसे में होता यह है कि जो 17 बच्चे पुजेस थे वो ग्लैडिस को मारने कोई उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। ग्लैडिस पूरे शहर में भागना शुरू करती है, और ये 17 बच्चे ग्लैडिस के पीछे भागते हैं। शहर के सारे लोग ये नज़ारा देखते हैं, और एक पॉइंट पे बच्चे ग्लैडिस को पकड़ लेते हैं और उस पर हमला करके उसे काइंड ऑफ खाने लगते हैं। कुछ ही सेकंड्स में ये बच्चे ग्लैडिस के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और ग्लैडिस के मरते ही सबका वशीकरण टूट जाता है। इसके बाद आर्चर भी अपने होश में आता है, और जस्टिन बच जाती है। अब आर्चर का वशीकरण तुरंत ही हुआ था, तो वो एकदम ठीक था, लेकिन बाकी लोग जिनका वशीकरण हुए कुछ टाइम हो गया था, वो कहीं ना कहीं जिंदा लाश की तरह बन गए थे, जैसे वो 17 बच्चे और एलेक्स के पेरेंट्स। आर्चर यहाँ अपने बेटे मैथ्यू से फाइनली मिल पाता है, हालांकि मैथ्यू कुछ बोल नहीं पा रहा था। अब यहाँ अगेन वॉइस ओवर से हमें बताया जाता है कि एलेक्स के पेरेंट्स 2 साल बाद भी ठीक नहीं हुए हैं। इनफैक्ट उन्हें अभी भी खाना खिलाना पड़ता है। इसी पॉइंट पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी वेपन्स मूवी की कहानी, एंड इट वाज माइंड ब्लोइंग मूवी। स्पेशली फिल्म की डायरेक्शन बहुत अमेजिंग थी, एंड आई विश आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेहनत लगती है यार ऐसे वीडियोस बनाने में, तो इतना तो बनता है। और कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये मूवी की स्टोरी कैसी लगी। तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ध्यान रखो। सायोनारा।